नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेपो रेट के बारे में। आए दिनों आपने अक्सर सुना होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया है, रेपो रेट को घटा दिया है। तो ये घटाना और बढ़ाने पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है हमारे लोन और हमारी ईएमआई पे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। तो ये सारे बैंक जानते हैं कि हम लोग जो उस बैंक में पैसा जमा करते हैं उसी पैसा को किसी अदर पर्सन को देकर उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाकर हमें भी कुछ इंटरेस्ट मिलता है और बैंक वाले भी इंटरेस्ट कुछ कमाते हैं। तो इससे क्या है कि पूरा पैसा तो हम लोग लोन में नहीं बांट सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ मनी जमा किए हैं बैंक में तो हमें वो वापस चाहिए होगा। तो इसलिए क्या करते हैं बैंक कि जो छोटे छोटे बैंक हैं वो आरबीआई के पास जाते हैं, कहते हैं कि सर हमें आपसे लोन चाहिए। तो वो जो लोन लेते हैं उस पर उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट, जो कि अभी इंडिया में चल रहा है 6.50 या तो 6.25। ये आए दिनों मार्केट में रेपो रेट घटते रहते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन रेट कभी कंट्रोल करना होता है, महंगाई पे कंट्रोल करे या महंगाई पे छूट दे, ये रेपो रेट से डिसाइड होता है। अभी आगे वाले वीडियो में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो क्या है कि अब ढेर सारे टर्म होते हैं, जैसे कि एमएसएफ, रेपो, बैंक रेट। रेपो रेट तो हम लोग समझ चुके हैं कि वो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहा है, लेकिन इसमें एक और स्पेशलिटी ये है कि जब बैंक को 2 से 15 दिन या 2 से 14 दिन तक के लिए पैसे चाहिए होते हैं तब वो रेपो रेट पे पैसा लेते हैं। लेट्स एग्जांपल कि अगर बैंक को 1 दिन के लिए पैसे चाहिए तो वो क्या यूज करेगा, तो उसके लिए यूज करता है एमएसएफ, जिसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट्स। ये अभी 6.50 है, ये भी फ्लक्चुएट होते रहता है, करेंट डाटा हमें देखना होगा। तो ये इससे क्या होगा, ये जो बैंक 1 दिन के लिए पैसा लेगी बैंक आरबीआई से, उस पर उतना उसे 6.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। बैंक रेट वो हो गया जिसमें कि बोला जा रहा है 5.15% है। इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कि 5 to 10 ईयर्स तक किसी बैंक को लोन लेना है आरबीआई से, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेगा। लेकिन क्या है कि जो बैंक लोन लेता है वो सबसे ज़्यादा रेपो का यूज करता है, क्योंकि 10 से 12 दिन के लिए चाहिए होता है, उस पैसों को फंड कर यूज करके मैनेज कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि हमें लोन मिलता कैसे है और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं जिसपे कि बेस रेट है 1 लाख रुपया एट 10% और एक में बात किया गया 1 लाख एट 30%। तो ये दोनों चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो चलिए हम लोग जानते हैं। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। एक आदमी है जिसे कि दुकान पे जाकर मिठाई लेना है और उसने अभी फ़िलहाल में बैंक से लिया है 1 लाख रुपया लोन, जो कि 10% के हिसाब से। अगर वो क्या करेगा, 1 साल के बाद जब वो लोन पे करने जाएगा तो उसे 1,10,000 रुपया पे करना होगा। तो अब उसके पास कैश है। कैश को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का हिंदी होता है तरलता। जब जेब में नोट होता है तो तरह तरह का माइंड में विचार आते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है वो किसी मिठाई दुकान में गया और मिठाई दुकान से कहा कि सबसे अच्छा वाला मिठाई कौन है, वो हमें 1 केजी पैक कर दो। उससे रेट भी नहीं पूछा। अब दुकानदार वाला क्या करेगा, जो 100 रुपये की मिठाई था उससे बोलेगा कि 150 रुपये की मिठाई है सर, आपको हम 130 रुपये में दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि रेट बढ़ गया। सेम उसी तरह क्या हो गया, जो और अदर पीपुल हो गए जो कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिए होंगे, वो भी आएंगे, कहेंगे बढ़िया वाला मिठाई पे कर दीजिए, उसको भी 130 रुपये में देगा। तो अब दुकानदार क्या सोचेगा यहाँ पे कि लग रहा है मार्केट में पैसा है इन लोगों के पास ढेर, तो हम क्या करेंगे 130 रुपये ही उस मिठाई का रेट फिक्स कर देंगे। जो सामान हमें 100 रुपये में मिलना चाहिए था अब क्या हो गया, वो 130 रुपये में मिल रहा है। इससे क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाता है। अब इससे कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, जिस तरह से जो बैंक लोन लिए थे जो कि उन्हें मिला था 6.50 या 6.25 पे, तो अब आरबीआई क्या करेगा, उस रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। लेट्स एग्जांपल कि उसने 10% कर दिया या 50% कर दिया, तो अब 50% पे तो बैंक को मिलेगा। तो बैंक तो बेस रेट पे देगा नहीं लोन, क्योंकि उसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाना है। तो फिर क्या करेगा, बैंक अपना इंटरेस्ट बढ़ा देगा। जो व्यक्ति को 10% पे पैसा मिल रहा था अब उस व्यक्ति को कितना में मिलेगा, 50% पे मिलेगा। तो अब 1 लाख का वो 1.5 लाख रुपया पे करेगा लास्ट ईयर में, मतलब 1 साल कंप्लीट होने में। अब क्या है कि फिर वो दुकानदार के पास जाएगा मिठाई लेने और उसे मिठाई वाले से पूछेगा कि भैया मिड रेंज में मिठाई कौन है बढ़िया वाला। अब जो बोलेगा 100 रुपये का, तो उससे बार्गेनिंग करेगा, भैया 80 रुपये में लगा दीजिए ना। तो इससे क्या होगा कि जो महंगाई बढ़ा था अब वो कंट्रोल हो गया रेपो रेट को इंक्रीज़ करने से। फिर जैसे रेपो रेट डिक्रीज़ होगा
फिर क्या करेगा, महंगाई बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा काम करता है। और आगे के टर्म में समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो हमने तो रेपो रेट समझ लिया, अब रिवर्स रेपो रेट क्या कहते हैं। जब बैंक वाले के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, वो दोबारा बैंक वाले के पास पैसा जमा करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो उन्हें 6.50% पे उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था, लेकिन क्या है कि यहाँ पे तो आरबीआई को तो पैसा की ज़रूरत है नहीं, फिर भी क्या करता है आरबीआई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया है कि चलिए भाई आपको 3.35% हम आपको उस पर रिटर्न दे देंगे। फॉर एग्जांपल कि सैटरडे संडे अगर 5-6 दिन का अगर छुट्टी रहता है जिस टाइम बैंक आवर्स में, तो क्या करता है बैंक को इंटरेस्ट कमाना होता है, इसलिए क्या करते थे वहाँ पे वो आरबीआई को सौंप देता है पैसा। अब बात होगी यहाँ पे तो फंडा क्लियर हो गया कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब बात करते हैं फेवरेट कस्टमर और पीएलआर। पीएलआर को बोलते हैं प्राइमरी लेंडिंग रेट। लेट्स टेक एग्जांपल, एक बैंक है और एक अनदर बैंक है। एक बैंक के हम लोग कस्टमर हैं जहाँ पे कि हम लोग का टर्नओवर अच्छा खासा अमाउंट में होता है, और एक अदर बैंक है जिसमें कि हम लोग कम जाते हैं, मतलब बस अकाउंट खोल लिए हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने वाले बैंक में जाएगा तो उसका वो फेवरेट कस्टमर करेगा, क्योंकि वो बैंक का टर्नओवर करवा रहा है। और दूसरी तरफ जो बैंक है वहाँ पे अगर जाके हम कहेंगे कि सर हमें लोन दे दीजिए, तो हमें लोन नहीं देगा। लोन मिलेगा भी तो हमें एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। लेट्स से एग्जांपल कि यहाँ पे लिखा है कि 10 लाख हमें लेना है, तो वहाँ पे 12% पे मिलेगा। अदर बैंक अगर वही जिस बैंक में मेरा खाता है, जिस बैंक में मेरा टर्नओवर है, तो वहाँ पे हमें बेस रेट पे मिल जाएगा लोन, जो कि 8% 10% वो डिसाइड करता है कि बैंक का बेस रेट क्या है। आपको ये समझ में आ गया होगा पीएलआर और फेवरेट कस्टमर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, जिसमें कि एक NDTL है जिसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटीज। इसमें क्या फ़र्क है चलिए हम जानते हैं। एक सिक्योरिटी मनी है और दूसरा है SLR जिसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और ये है 18%। तो पहले हम समझते हैं सिक्योरिटी मनी। अगर कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करने जा रहा है, बैंक तो आरबीआई के गाइडलाइन से चल रहा है। फॉर एग्जांपल कि कोई बैंक करप्ट हो गया या तो बैंक कहीं भाग गया, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो हमारा अमाउंट जमा था उसका कुछ % ऑफ हिस्सा हमारे आरबीआई में पैसा जमा होगा, जिससे क्या होगा कि जो अदर बैंक है वो ज़्यादा लोन नहीं बांटेंगे, जिससे कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं कमाए और जिससे कि ज़्यादा महंगाई ना बढ़े। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि हम लोग 1000 पर डिपॉजिट किए हैं बैंक में, तो वहाँ पे मेरा 960 रुपये बैलेंस दिखलाएगा, और जो 40 रुपये है वो आरबीआई के पास जमा हो जाएगा, जिसमें कि वो सिक्योरिटी मनी के हिसाब से जमा हो जाएगा। अब सोचिए यहाँ पे 40 रुपये तो जमा हो, लेकिन इस पे आरबीआई उसे 1 रुपया भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। ये सिक्योरिटी मनी पे कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं होता है। तो इससे क्या होगा कि अगर बैंक भागेगा तो हम लोग जब क्लेम करेंगे तो जो हमारा कुछ % ऑफ हिस्सा हमारा जो आरबीआई में जमा है वो हमें मिलेगा, जिससे कि हम थोड़ा संतावना फील करेंगे। दैट टाइम क्या होगा, फिर आरबीआई रिसर्च करेगा, छानबीन करेगा बैंक कहाँ भागा, फिर हमें वो दोबारा पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको बोलते हैं SLR। इसमें क्या है कि ये 18% है। कोई व्यक्ति अगर 2000 पर डिपॉजिट किया है तो उसका SLR से 360 रुपया जमा रहेगा उस बैंक में। इससे क्या होगा कि जो कैश रेशियो का अमाउंट है वो कभी घटेगा नहीं। फॉर एग्जांपल कि 100-150% एक बार में आ गए बैंक में पैसा निकालें, कैश निकालें। अब बैंक वाला तो ये नहीं कर सकता है कि मेरे पास कैश खत्म हो गया है, तो इस कैश को मेंटेन करने के लिए उसे आरबीआई का रूल है कि आपको SLR 18% रखना ही रखना है। तो इससे क्या होगा कि जो अब मान लीजिए 2000 रुपये जमा किया, उसमें भी अब 360 रुपये रख लिया, तो इससे भी क्या है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वहाँ पे सेफ है, जिससे कि वो ज़्यादा लोन नहीं बांटेगा, जिससे कि वो इंटरेस्ट कमाने के लिए बैंक नहीं सोचेगा। तो ये आरबीआई का एक शिकंजा है जिससे कि सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इफ़ मॉनेटरी रेट इंक्रीज, जब रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा कि MSF भी बढ़ जाएगा, रेपो भी बढ़ जाएगा, बैंक रेट भी बढ़ जाएगा और CRR SLR भी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है, जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोन लेना आदमी कम कर देगा, केस का लिक्विडिटी कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। सेकेंड सिनेरियो देखा जाए तो इफ़ मॉनेटरी रेट डिक्रीज, जब रेपो रेट को घटा दिया जाएगा तो इंटरेस्ट भी घट जाएगा। इंटरेस्ट घटेगा तो लोग क्या करेंगे, फिर से लोन लेना स्टार्ट करेंगे, तो लोन फिर बढ़ेगा, कैश मार्केट में फैल जाएगा, जिससे कि तरलता बढ़ जाएगा, फिर मार्केट में डिमांड चालू हो जाएगा, तो कैश बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा और प्राइस भी बढ़ जाएगा, फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। और इसके बाद भी क्या होगा, अगर जब कोई अमाउंट रखा हुआ है जो पर्सन, उसको और कंट्रोल में रखने के लिए अदर LIC एजेंट्स और अदर बॉन्ड लाए जाते हैं, जिससे कि जो पैसा मार्केट में है उसे
सेव कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल कि LIC लाया गया, LIC से क्या किया कि आपको 50,000 रुपये का बॉन्ड खरीद लिए और बोला जा रहा है कि बैंक आपको 2 साल के बाद उस 50,000 का 2 लाख मिलेंगे। लेकिन क्या है कि 3-4 साल तक के लिए आपका पैसा लॉक हो गया, तो 3-4 साल तक तो आपका मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा। दैट टाइम देखा जाएगा कि उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे है कि महंगाई को हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं। तो ये सारी फंडा हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगे रिगार्डिंग रेपो रेट, SLR, CRR, MSF। सो अपने दोस्तों को ये वीडियो सेंड कीजिए जिससे कि उन्हें भी ये आइडिया क्लियर हो जाए कि कैसे मार्केट में प्राइस बढ़ता है और किस तरह से मार्केट में प्राइस घटता है। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में करके बताएं और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।